हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या नॉर्मल प्रिपरेशन में भी कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, नीड क्या है इसकी। तो इसको मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जाम्पल के ज़रिए दे सकता हूँ। मान लो आप एक जनरल स्टोर पर गए। उस जनरल स्टोर पर आपने शॉपकीपर से आपने एक पर्टिकुलर आइटम मांगा। मैं आइटम का नाम जो भी है पार्ले जी बोल देता हूँ। आपने पार्ले जी मांगा तो शॉपकीपर डायरेक्ट जाता है एक पर्टिकुलर शेल्फ में और उसमें बहुत सारे बिस्किट्स रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। उसमें से पार्ले जी लाता है और आपको दे देता है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी दुकान पे सिर्फ बिस्किट्स थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके पास जो आइटम साइज है बहुत ज़्यादा है, जिसमें पार्ले जी है, पेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उसने ये अरेंजमेंट नहीं किया होता या क्लासिफिकेशन नहीं किया होता तो एफिशिएंटली आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाता। उसी तरीके से हमने आज तक 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर किए हैं। ये साइज बहुत बड़ा है। अगर हम इसको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे या इसका हमने नोमेनक्लेचर या इसका हमने अरेंजमेंट नहीं किया होता तो इसको हम एफिशिएंटली स्टडी नहीं कर पाते। सारी स्पीसीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग या उनकी स्टडी के लिए बायोलॉजिस्ट ने इन्हें क्लासिफाई किया। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आता है कार्लस लिनियस का, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो कार्लस लिनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक भी पब्लिश की गई थी, बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अब एक सवाल आता है ये किस चीज़ के लिए फेमस थे। कार्लस लिनियस अपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए फेमस थे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को मैं कह सकता हूँ नामकरण, एक तरीके से नामकरण ही कह सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझाता हूँ। असल में क्या होता है, एक एग्जांपल के जरिए हम इस चीज़ को भी समझेंगे। ये पर्सन है कोई भी, उसका नाम वरुण है, लेकिन उसके घर में उसकी फैमिली में उसे चिंटू नाम से बुलाते हैं। वहीं उसके दोस्त मान लो मिंटू नाम से बुलाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसके आधार कार्ड पर या मैं कह लूँ राशन कार्ड, पासपोर्ट, किसी पर भी चिंटू मिंटू या वरुण तीनों नाम लिखे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड नेम अगर मैं कहूँ तो इसका है वरुण, जिससे इसे देश विदेश या हर जगह समाज में इसे वरुण नाम से जाना जाता है। ऐसे ही स्पीसीज का एक स्टैंडर्ड नेम होना ज़रूरी था। और स्टैंडर्ड नेम को ही हम साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। अब ये लिखा कैसे जाता है, इसमें दो वर्ड होते हैं। पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। और ये दोनों शब्द अगर हम लिखते हैं तो अलग अलग अंडरलाइन होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, मैंगी फेरा इंडिका। अब आप देख सकते हैं कि इसका पहला शब्द जीनस का पहला लेटर, सॉरी पहला लेटर एम, ये कैपिटल लिखा हुआ है और वहीं स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। आपने कई किताब में देखा होगा कि साइंटिफिक नेम अंडरलाइन नहीं होता है, लेकिन वहां पर वो इटैलिक में लिखा होता है। या तो साइंटिफिक नेम इटैलिक में लिखा जाता है, अगर उसे हम अपनी कॉपी या किसी रजिस्टर में या कहीं भी हाथ से लिखते हैं, स्क्राइब करते हैं, तो उसको हमको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। अब मैं बात करूं ऐसे ही
कि ये नामकरण दिया किसने, या मैं कहूँ इसका नोमेनक्लेचर किसने किया। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ICBN एंड ICZN। ICBN की फुल फॉर्म कई बार इन दोनों की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। वहीं ICZN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब इनसे जुड़े कुछ मैं और आपको नाम बता देता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ। ह्यूमन, ह्यूमन का साइंटिफिक नाम होता है होमो सेपियंस। हाउसफ्लाई, हाउसफ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है म्यूस्का डोमेस्टिका। अब लायन, शेर, शेर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। पोटैटो, पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम, सोनम नहीं, सोलेनम ट्यूबरोसम। इन सभी नामों में पहला शब्द जीनस है, दूसरा स्पीसीज है। एक और बता देता हूँ, मैंगो, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको, मैंगीफेरा इंडिका। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करता हूं मैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। असल में होता क्या है कि आप जानते हैं कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। अब ऐसा तो नहीं है इसमें सभी आ जाते हैं, जिसमें प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, और भी डिफरेंट टाइप के जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, वो सब इनमें इंक्लूडेड हैं। तो उन सभी को अलग अलग मैं कह सकता हूँ ग्रुप में वर्गीकृत किया हुआ है। तो उसी के आधार पर ये हायरार्की तैयार की है, हायरार्की रैंक कह सकते हैं, जिसमें हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम। अब मैं एग्जाम्पल के जरिए ज़्यादा बेटर आपको समझा पाऊंगा। जैसे मैं बात करता हूँ एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम में सारे एनिमल आ जाते हैं, जिसमें आपके इंसेक्ट भी होते हैं और आपके गधे, घोड़े, खच्चर सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें एक फाइलम आता है कोरडाटा। एनिमल किंगडम में आपको आगे अच्छे से समझा पाऊंगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कोरडाटा कौन होते हैं। कोरडाटा जिनकी वर्टिब्रेट होती है, इसमें सारे कोरडाटा आते हैं। अब कोरडाटा में एक क्लास होती है जिसे हम बोलते हैं मेमेलिया। मेमेलिया में वो सारे जीव आते हैं जो या तो स्तनपायी, जिनमें मेमरी ग्लैंड होता है, जिनके बाल होते हैं बॉडी पर, और जो ज़्यादातर बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं, जिन्हें हम विविपेरस बोलते हैं। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसमें आपके व्हेल भी आ जाती है, कुत्ता, बिल्ली, सभी इसी ग्रुप में, ह्यूमन भी इसी ग्रुप में आ जाते हैं। अब इसको और ज़्यादा कंसाइज करते हैं तो आ जाते हैं हम प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंदर लंगूर, एप, मंकी, ह्यूमन सभी आ जाते हैं। अब हम और ज़्यादा कंसाइज करते हैं, फिर आ जाते हैं हम होमिनिडे। ये फैमिली है। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली। फैमिली, फैमिली होमिनिडे के अंदर और भी क्लोज इंसान के जितने भी क्लोज स्पीसीज होती हैं, जैसे कि चिंपैंजी हो गई, गोरिल्ला हो गया, ओरांगुटान हो गया, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आते हैं जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस।
जो कि हम ह्यूमंस हैं। इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और सबसे लास्ट में स्पीसीज। यही ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, आर.एच. विटेकर, हार्डिंग विटेकर। इन्होंने 1969 में, इनका बहुत अहम रोल हुआ क्लासिफिकेशन के अंदर। इन्होंने पूरे जगत को 5 वर्गों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का श्रेय अगर किसी को जाता है, वो जाता है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर को। 5 कभी भी क्वेश्चन आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया या किस ईयर में दिया, तो 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आधार हैं जिन पर उन्होंने वर्गीकृत कर दिया 5 किंगडम में। पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। अब वो क्या मैं कह सकता हूँ कौन से वो आधार हैं, वो कौन से पर्टिकुलर की पॉइंट्स हैं जिनके जरिए इनको वर्गीकृत किया था, उस पर मैं नज़र डाल लेता हूँ। तो सबसे पहला मैं बात करूँ सेल टाइप, दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन। ये कुछ मेन वैसे तो और भी चीज़ें हैं, जैसे फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप है, वो भी एक कारण है, सेल वॉल है, वो भी है। पर जो मेनली हम बात करेंगे, हम इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सेल टाइप क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम मोनेरा की बात करें, मोनेरा के अंदर ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बाकी सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ये मैं बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक भी है, हेटरोट्रोपिक भी है। प्रोटेस्टा प्रोटिस्टा का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक भी है, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब कि ये स्वयं खाना बनाए, मतलब फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस से खुद अपना स्वयं का खाना तैयार करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोपिक। और हेटरोट्रोपिक जो दूसरों से खाना, मतलब अपने जो न्यूट्रिशन है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रोपिक। तो मोनेरा एंड प्रोटेस्टा ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। फंजाई हेटरोट्रोपिक होता है। अब मैं इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। प्लांटी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होता है, मेनली ऑटोट्रोपिक ही होता है। और एनिमिलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रोपिक। वहीं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मोनेरा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है, वहीं प्रोटिस्टा के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एनिमिलिया के अंदर मेनली की बात करता हूं तो मेनली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं प्लांटी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंजाई के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं प्रोटिस्टा, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड मोनेरा के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एंड प्रोटिस्टा के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड्स में करूंगा। अगली स्लाइड्स में चलते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंस बताता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, ज़्यादातर मैं इन चीज़ों को एग्जाम्पल से अच्छे से समझा पाऊंगा। ये कुछ ऐसे समझ लो कि एक घर है दोनों तरफ। ये मान लो एक ऐसा घर है जिसमें कंपार्टमेंट नहीं है कहीं भी। मान लो यहाँ किचन है, एक ही कमरा बना हुआ, एक हॉल है, वहीं पर किचन है, यहाँ साइड में बाथरूम है, यहाँ पर कमरा है, पर कहीं भी पार्टीशन नहीं है। कमरा मतलब जहाँ पर आप लेटते बैठते हैं, पर कहीं भी पार्टीशन नहीं है। और एक पर्टिकुलर बड़ा रूम या बड़ा हॉल कह लें। वहीं यहाँ हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर किचन, एक सेपरेट किचन है, यहाँ सेपरेट बाथरूम है, एक वॉल है पर्टिकुलर, यहाँ पर सेपरेट एक रूम है जिसके एक पर्टिकुलर वॉल है। मतलब मैं बताऊं तो जो ऑर्गेनल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। वहीं यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स पर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जो ट्रांसफर्स, मैं कहता हूँ जीन ट्रांसफर जो होते हैं, उनमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कुछ डिफरेंस थे। यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो स्मॉल होता है, यहाँ लार्ज होता है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। ये प्राचीन सेल होती हैं और जिन्हें हम सिंपल सेल भी बोल देते हैं। वहीं यूकैरियोटिक को हम मॉडर्न सेल भी बोलते हैं, और इसी को हम कॉम्प्लेक्स सेल भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम मोनेरा की। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया की बात करें हम, शेप के आधार पर ये डिफरेंट टाइप में डिवाइड होते हैं। अब मोनेरा की मैं पहले मोनेरा को डिफाइन कर लेता हूँ। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें हम तो ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेटरोट्रोपिक भी होता है। बैक्टीरिया की अगर मैं बात कर रहा था, बैक्टीरिया को 4 शेप में डिवाइड करते हैं। जैसे हम कोकाई, बेसिली, पायरिला और विब्रियो। ये शेप के आधार पर मैंने इनको बांटा हुआ है बैक्टीरिया को। कोकाई की बात करूं तो राउंड राउंड होते हैं, इन्हें हम कोकाई बैक्टीरिया, ये इनकी शेप है। बेसिली की बात करें तो ऐसे कॉल्यूमिनार शेप होती है इनकी। स्पाइरिला की बात करूं तो कुछ ऐसे इनकी शेप होती है। इनके एंड पर फ्लैजिला होती है, इन्हें फ्लैजिलम बोलते हैं, जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। विब्रियो कोमा शेप होते हैं। बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कई बार पूछा गया है।
और दूसरा हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही हार्श कंडीशन में जीवित रह सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जहां पर कोई सरवाइव नहीं कर सकता वहां पर आर्की बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं। यू बैक्टीरिया को ही हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। चलो आगे हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। इसमें जहां तक लगता है हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन इनमें जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल होती है। वहीं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेटरोट्रोपिक भी होता है। अब मैं इनकी रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनका रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है मेनली। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं अमीबा, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा की बात करते हैं, इसकी शेप कुछ ऐसी आप देख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है। अब अमीबा की बात करें, इसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इस रिप्रोडक्शन हम इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये मान लो अमीबा है, इसे हम कहते हैं पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसे पेरेंट बॉडी या पेरेंट सेल भी बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है जिसमें इंडिपेंडेंटली एक ही ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर, डिफरेंशिएट होकर दो या दो से अधिक जीवों में, या मैं पर्टिकुलर बोलूं इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है, उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं कह सकता हूं जिसमें एक मेल और दूसरा फीमेल की जरूरत होती है, जिसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूल मिलकर जाइगोट के फॉर्मेशन करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके मैं एग्जांपल दूं प्रोटिस्टा के, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके स्यूडोपोड्स हैं जो अमीबा को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं पैरामीशियम की ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें सीलिया कहते हैं, जो पैरामीशियम के मूवमेंट में हेल्प करता है। वहीं ये यूग्लेना में ये टेल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं, ये यूग्लेना के मूवमेंट में हेल्प करता है। अगला है फंजाई। यहां से अधिकतर एक क्वेश्चन बनता है मेनली सेल वॉल। फंजाई की सेल वॉल को क्या कहा जाता है, या फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, जैसे चिटिन भी बोल देते हैं, काइटिन, चिटिन। फंजाई की सेल वॉल चिटिन की बनी होती है। अब यहां से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टीसेल्यूलर होंगे, एंड सभी के अंदर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होगी। यहां मैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, ये हेटरोट्रोपिक होते हैं। हेटरोट्रोपिक होते हैं, इन्हें सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। सेप्रोफाइट, या हम कहते हैं इन्हें पैरासिटिक भी कहा जाता है। अब सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि ये जिस होस्ट की बॉडी पर ज्यादातर फंजाई सड़ी गली, आप देखते हैं ब्रेड मोल्ड की बात करें हम,
ब्रेड जब काफ़ी दिनों तक रखा रहता है वो सड़ जाता है या गल जाता है तो उस पे फफूंद लगना शुरू हो जाती है। तो ये सड़ी गली होस्ट बॉडी पर पनपते हैं। ये क्या करते हैं फंजाई, अपनी बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करते हैं। इनका डाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी पर रिलीज करेंगे, वो फिर इसको खाने लायक, इनके फंजाई के खाने के लायक बनाते हैं, फिर इसको खा लेते हैं। और ये पैरासिटिक नेचर के ज़्यादातर फंजाई, इसलिए मतलब पैरासिटिक नेचर इनका, ये इसे हम कहते हैं सड़े गले जीवों पर रहने, मतलब सेप्रोफिटिक नेचर होता है, मतलब कि ये डेड बॉडी, डिकेइंग बॉडी पर से अपना भोजन लेते हैं, इन्हें इसीलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और पैरासिटिक इन नेचर मतलब होता है कि दो तरीके के रिलेशंस है। मैं जरा अब थोड़ा सा सही तरीके से बताता हूँ इसको, मैं रब कर लेता हूँ। एक होती है पैरासिटिक रिलेशनशिप, दूसरी होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसमें अंतर बताता हूं मैं। पैरासिटिक रिलेशनशिप में किसी एक जीव को फायदा होगा, वहीं दूसरे जीव को, जिस पर वो रह रहा है या जिससे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको नुकसान होता है। आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर सकता हूं मैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहां पर एक की कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फायदा उठा रहा होता है, वहीं दूसरे को नुकसान होता है। वहीं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें, जहां पर दोनों ही एंटिटी को कुछ ना कुछ फायदा होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि आपके पास एक घर है और आपने एक टेनेंट रखा, वहां पर जो भी आपके रेंट पे रह रहा है वो आपको पैसे दे रहा है, आपकी अ, पैसों से आपको फायदा हो रहा है। वहीं जो टेनेंट है आपको, उसको फायदा हो रहा है कि उसको रहने के लिए जगह मिल रही है। इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाइकेन, असल में रिलेशनशिप है फंजाई एंड एल्गे के बीच का। फंगाई और एल्गी के बीच के रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ही हम कहते हैं लाइकेंस। ये इंडिकेटर, इन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स भी कहते हैं एनवायरनमेंट का। पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, इन्हें पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। प्लांट किंगडम। अब यहाँ हम प्लांट किंगडम पे की बात करें तो प्लांट किंगडम में भी डिवीजन हुआ है। प्लांट किंगडम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम वही मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल होती हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ज्यादातर ये मेनली सेलुलोज की होती है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब प्लांट किंगडम का डिवीजन दो चीजों में हुआ है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। दो कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में वो आते हैं जिनमें सीड बियरिंग प्लांट, नॉन सीड बियरिंग प्लांट जो होते हैं, वो जिनमें सीड नहीं होता है, सीड नहीं होता है, वो होते हैं क्रिप्टोगेम्स। फेनेरोगेम्स में सीड बियरिंग, या हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोल देते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। अब इनको भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वहीं फेनेरोगेम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसकी हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। बात करें हम थैलोफाइटा की,
यहां से मेनली एक क्वेश्चन बनता है, एक कीवर्ड है थैलस लाइक बॉडी, मतलब कि इनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी मतलब ना ही आप इनको देखकर पता कर सकते हैं कि इनमें पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ यूलोथ्रिक्स ले लो, अल्वा ले लो, ये एग्जाम्पल है, क्लेडोफोरा ले लो, स्पायरोगेरा ले लो, चारा ले लो। इनमें आप देखकर नहीं बता सकते हैं क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीव्स है, मतलब थैलस लाइक बॉडी है, इसीलिए हम इन्हें थैलोफाइटा बोलते हैं। अब इसमें आती हैं एल्गी। एल्गी की स्टडी को कई बार पूछा जाता है, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी बोलते हैं। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोला जाता है। अब एल्गी, 3 टाइप्स की एल्गी जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड तीसरी है फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरो से ही समझ में आ रहा है, क्लोरो मतलब ग्रीन कुछ, इसमें आती है ग्रीन एल्गी आपकी। रोडोफाइसी पे आते हैं आपके रेड एल्गी एंड फियोफाइसी में आपके आते हैं ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी को कहा जाता है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को रेड एल्गी एंड क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रायोफाइटा। ये इससे जुड़ा एक क्वेश्चन एग्जाम में मेनली पूछा जाता है कि किसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को ही हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं उभयचर, उभयचर, इसे हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियन का मतलब क्या है, उभयचर का मतलब क्या है, जो पानी या मैं कह लो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। टेरेस्ट्रियल, अब इसको मैं और अच्छे से समझाऊं तो क्या होता है, ये असल में सॉइल में रहते हैं पर इन्हें अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये ज्यादातर कीचड़, दलदल, डैम्प एरिया वहां पर रहते हैं। इनके एग्जाम्पल मैं बताऊं, इनमें भी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, जैसे फ्यूनेरिया। यहाँ फर्न, फर्न मत जैसे फ्यूनेरिया होता है, लेकिन फर्न ब्रायोफाइटा में नहीं आता है, टेरिडोफाइटा में ही आता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्यूनेरिया और फर्न में। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है और फर्न टेरिडोफाइटा का। स्फैगिनम, मार्केंशिया, रिक्शिया, ये सारे ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा में यहां आकर इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, भी इन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट, भी हम इन्हें बोलते हैं। इनकी वेल डिफरेंशिएटेड, इनमें यहां तक बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है और वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर सिस्टम होता है। और आप पूछेंगे वेस्कुलर, वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है। वेस्कुलर सिस्टम में आपके आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम है, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो जाइलम का काम है वाटर, वाटर ट्रांसलोकेशन का।
मतलब प्लांट के अंदर पानी का लाना ले जाना। वहीं फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे फर्न हो गया, फर्न इसका एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारे जैसे मार्सिलिया इसका एक एग्जाम्पल है, क्विस्टर इसका एक एग्जाम्पल है, तो टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बना है दो वर्ड से मिलकर, जिम्नोस एंड स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है सीड और जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड। इसका मतलब ये है, जिम्नो स्पर्म का जो मेनली एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम का कौन सा कैटेगरी है जिसका नेक्ड सीड होता है। तो जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है वो नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब कोई कवरिंग नहीं होती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी आप देख सकते हो जो इसके सीड्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रहते हैं। एक्सपोज सीड्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड सीड्स बोलते हैं, कोई कवरिंग नहीं होती है। इसमें ज़्यादातर वो प्लांट आते हैं जिन्हें हम जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। जीरोफाइट्स मतलब जो बहुत ही हार्श कंडीशन में रह लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं साइकस, इसका एक एग्जाम्पल है, पाइन्स इसका एक एग्जाम्पल है। इनकी लीव्स पाइन में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वाटर लॉस ना हो पाए। ये एरिड कंडीशन में, मतलब जहाँ मरुस्थलीय इलाके वहाँ ज़्यादा ये पाए जाते हैं। पाइन्स आपका इसका एक एग्जाम्पल हो गया, साइकस इसका एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट बात करें हम, लास्ट कैटेगरी हम बात करते हैं प्लांट किंगडम के, जो हमने बताए थे, जो हमने अब तक कवर अप कर लिया है प्लांट किंगडम के अंदर। हमने पढ़ लिया है थैलोफाइटा, हमने पढ़ लिया है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट हो गया एंजियोस्पर्म। एक ओवरव्यू अगर मैं दूं, एक समराइज करूं, तो थैलोफाइटा वो होते हैं जिनकी थैलस लाइक बॉडी होती है। इसमें एल्गी आते हैं। एल्गी के 3 टाइप मैंने बताए थे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, और फियोफाइसी मतलब आपकी ब्राउन एल्गी। इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए थे, स्पायरोगेरा, चारा वगैरह इसके एग्जाम्पल्स थे। ब्रायोफाइटा की बात की थी, इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, और इसके एग्जाम्पल थे फ्यूनेरिया, इसका एक एग्जाम्पल था, मार्केंशिया इसके एग्जाम्पल थे। टेरिडोफाइटा यहाँ तक आते आते जो बॉडी होती है वेल डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, फर्न इसका एक एग्जाम्पल बताया था। जिम्नोस्पर्म का मैंने बताया था कि इसका जिम्नो मीन्स नेक्ड सीड होता है, मतलब अनकवर्ड होता है इसका सीड। इसके एग्जाम्पल मैंने साइकस और पाइन्स बताए थे। एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनमें कवर्ड सीड होता है, कवर्ड सीड होता है। जितने भी आप प्लांट देखते हैं इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, वीट का हो गया, राइस का हो गया, वीट, राइस, मैंगो का, मैंगो ट्री आप देखते हैं, ये सभी एंजियोस्पर्म, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड एंड स्पर्म का मतलब सीड, मतलब इनकी जो सीड, इनका जो बीज होता है वो कवर्ड होता है। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकॉट, जिन्हें हम कहते हैं मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट मतलब, आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर के थ्रू। ये जो सीड है, कौन का सीड है, इस सीड में आप देख सकते हैं ये जो इसका सिंगल कॉटिलेडन है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंगल कॉटिलेडन है।
वहीं आप यहाँ देख सकते हैं 2 कॉटिलेडन्स हैं। जिन सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं उन्हें डाइकॉट प्लांट कहते हैं, जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है उसे मोनोकॉट प्लांट कहते हैं। यहाँ पर आपका प्लांट किंगडम खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम, जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ एसएससी के अंदर, बहुत सारे एसएससी के काफ़ी सारे, सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर और एमटीएस वगैरह के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल बनते हैं। और ये थोड़ा सा बच्चे इसको टिपिकल मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब मैं इसे समझाऊंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है उनको। तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में मिलेगी। आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में अगर मतलब थोड़ा सा मुझे आप फीडबैक देना चाहें तो कमेंट में आप फीडबैक भी दे सकते हैं, या जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं वो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उनको भी आपको बताऊं। बाकी इनके जितने भी और भी एसएससी नहीं, बाकी और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं, बात बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी वगैरह, इन सब के एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड आने वाली अगली वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको बहुत अच्छी डीप इंसाइट दे पाऊँ इन टॉपिक्स के अंदर। एंड अगर कुछ चीज़ें समझ ना आए तो आप नहीं आई हो तो ज़रूर आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।